सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। स्वर्णिम भारत, जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का जो समय रहा है, उस दौरान हमारे भारत में कौन कौन से राजाएं हुए, क्या हमारे भारत में जो है ना राज्यों की व्यवस्था थी, है ना। जैसे महाजनपद काल हुए, उसके बाद कनिष्ठ आए, है ना, वर्धन वंश आया, कुछ वंश आए, मौर्य काल आया, गुप्त वंश आए, है ना। जो मौर्य वंश में सम्राट अशोक है, बिंबिसार है, उनके जो वंशज हैं वो आए। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की, है ना, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्या क्या नियम इन राजाओं ने लगाए, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। परिचय। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से भारत अत्यंत ही समृद्ध देश रहा है। उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी वह आज भी निर्बाध रूप से इस देश में बह रही है। यानी कि इसमें बताया गया है कि, है ना, हमने जो उपनिषदों के बारे में हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट था, है ना। तो उपनिषद है, वेद है, उनमें जो भी ज्ञान बताया गया है वो ज्ञान हमारे भारत में पूरे देश में फैला है। ठीक है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो अहिंसा और शांति का उपदेश दिया वह आज भी इस देश में जीवित और जागृत है। यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, महावीर स्वामी के उपदेशों को आज भी हमारे देश में माना जाता है। इन्होंने अहिंसा और शांति का उपदेश पूरे देश में फैलाया था। देखो, बुद्ध धर्म को मानने वाले जो है महात्मा बुद्ध को मानते हैं, और जो है ना जैन धर्म है वो महावीर स्वामी को मानते हैं। तो उनके उपदेश आज भी हमारे देश में इन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और वो अहिंसा और शांति में विश्वास करते हैं। सिंधु सरस्वती संस्कृति व उत्तर वैदिक काल में भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का निर्माण हो चुका था, और गुप्त सम्राटों ने इसे पूर्णतः पल्लवित करने में अपना महान योगदान दिया, है ना। सिंधु सरस्वती सभ्यता है ना। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में जो भारतीय संस्कृति है उसके जो आधारभूत तत्व है, यानी कि भारतीय संस्कृति का निर्माण होना शुरू हो चुका था। और उसके बाद में जो अन्य सम्राट आए, जैसे गुप्त वंश आया, तो गुप्त वंश के शासकों ने भी उन्होंने भी क्या किया, यहाँ की संस्कृति को और ज्यादा महान किया और पल्लवित किया। विदेशी आक्रमणों का भी विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीयों की नींव न हिला सके। हमारे देश में देखा जाए तो अनेक विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, लेकिन वो भारतीयों की नींव नहीं हिला सके। नींव का मतलब यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको उन्होंने कोई भी क्षति वो नहीं पहुंचा सके। यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति ऐसी कैसी अभी भी बनी हुई है। इसके विपरीत विदेशी संस्कृतियां स्वयं भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। यानी विदेशी संस्कृति यहाँ पर आई, यहाँ पर आक्रमण किया उन्होंने, वहाँ कुछ समय तक भारत में उन्होंने निवास भी किया, लेकिन भारतीय परंपरा के अंतर्गत, भारतीय आचार संहिता, भारतीय जो, है ना, जो संस्कृति है उसमें वो घुल मिल गई। प्रस्तुत अध्याय में आप महाजनपद काल से लेकर वर्धन वंश के इतिहास के साथ साथ भाई आक्रमण एवं आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। कि हम जो है महाजनपद काल, जो महाजनपद काल शुरू से प्रारंभ हुआ था हमारे देश में, तब से लेकर वर्धन वंश जो हुआ, है ना, उसके इतिहास जो 1206 के आसपास उनका समाप्त हो गया था वर्धन वंश का। तो वर्धन वंश से लेकर, है ना, महाजनपद काल से लेकर वर्धन वंश है उसके समय में जो भी आक्रमण हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में उन आक्रमण होने के बावजूद भी यहाँ उन लोगों ने यहाँ पर आत्मसातीकरण कर दिया, यानी यहाँ की संस्कृति को अपना लिया, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उद्देश्य, इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि भारत के विभिन्न महाजनपदों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। महाजनपद काल से लेकर हर्ष काल तक भारतीय इतिहास के संपूर्ण विकास की यात्रा व्याख्या कर सकेंगे। विभिन्न राजवंशों के पतन के उत्तरदायी कारकों की पहचान कर सकेंगे कि जो भी राजवंश आए उनका आपस में पतन कैसे हुआ, है ना, और फिर दूसरा कोई राजवंश आया तो उसका उन्होंने कुछ सालों तक राज किया भारत में, फिर उसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में हम जान सकेंगे। बाह्य आक्रमण के प्रभाव एवं परिणामों का अध्ययन कर सकेंगे। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे कि आत्मसातीकरण क्या होता है, उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। पहला पॉइंट है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल क्या होता है उसके बारे में हम देखें कि 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले, यानी 6ठी शताब्दी से लेकर 4ठी शताब्दी। यानी कि अगर हम एक कालखंड को माने 0 वर्ष, ईसा मसीह के जन्म को हम 0 साल माने, तो इससे पहले पहला साल, है ना, दूसरा साल, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये पहला शताब्दी हो गई, यानी पहले 100 साल हो गया। ठीक है, 100 साल यहाँ पर हम खत्म हुए, फिर यहाँ पर 200 साल खत्म हुए, है ना, ईसा के साल के 100 साल पहले, फिर 200 साल पहले, फिर 300 साल पहले, है ना, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ईसा के शताब्दी से जो अगर हम काल को देखें तो उसके जन्म के 100 साल पहले से, यानी कि 4ठी 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी के मध्य
है ना, के मध्य तक भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस समय महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ। क्या हुआ? महात्मा बुद्ध का आविर्भाव, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, है ना। इसी समय भारत में कोई सर्वोच्च सत्ता भी नहीं थी, यानी भारत के ऊपर कोई राज करने वाला कोई एक महान शासक उस समय नहीं था। भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, जिसके जिसके शासक सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में निरंतर युद्ध करते रहते थे। तो भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो उस समय जो आपस में राजा है, जो सम्राट है, वो है ना, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, है ना, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे पर निरंतर युद्ध करते रहते थे, एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते रहते थे। शक्तिशाली जनपदों ने निर्बल जनपदों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। देखो, जो भी शक्तिशाली जनपद थे, जनपद का मतलब जनों का समूह, लोगों का समूह, है ना, जो लोगों का समूह है। जैसे मान सकते हैं कि एक राज्य, है ना, एक राज्य है जहाँ पर एक ही जनपद को वहाँ के लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ का जो एक कबीले का उस शासक एक राजा हो सकता है, ठीक है, एक राजा होता था उस कबीले का, जनपद का। तो जनों का पद या जनों का समूह, जो लोगों का समूह है, उनका एक मतलब एक समूह हुआ और उन समूह का एक राजा हुआ, ठीक है। उनमें भी वो सैनिक वगैरह रखते थे अपने राज्य में। तो उन जनपदों जो निर्बल जनपद थे, है ना, एक जो निर्बल शासक थे, है ना, निर्बल राज्य थे, उन पर जो शक्तिशाली राज्यों ने क्या किया, उस पर आक्रमण किया। जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत और शक्ति संपन्न थे, उन राज्यों को महाजनपद जाने लगा। तो जनपदों से मिलकर क्या बना? महाजनपद। तो जो शक्तिशाली, शक्ति संपन्न थे, है ना, उनको, और जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत थे, यानी जिनका लंबा चौड़ा क्षेत्र था, उनको महाजनपद कहा जाने लगा। ये महाजनपद स्वतंत्र और संप्रभु थे, यानी कि ये महाजनपद क्या थे? अपने आप में स्वतंत्र थे और अपने निर्णय वो खुद ले सकते थे, ऐसे वो महाजनपद थे। राजतंत्र एवं गणतंत्र दोनों प्रकार के शासन तंत्र इन महाजनपदों में प्रचलित थे। राजतंत्र का मतलब ये हुआ कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, वो एक नियम बन गया। गणतंत्र मतलब राजा को सिर्फ स्वयं जनता चुनती थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन जनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह की व्यवस्थाएं विद्यमान थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, 16 महाजनपद। तो उस समय प्रारंभ में हमारे भारत में 16 महाजनपद थे जो राज्य करते थे, ठीक है। तो उन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, है ना। अगर आपके पास बुक है तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से केवल 4 राज्यों, यानी कि मगध, कोसल, वत्त तथा अवंती, ये जनपदों के नाम है ना। ये राज्यों के नाम है, जनपदों के भी नाम है ये। तो 16 जनपदों में 4 जो जनपद है उनके नाम है। में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, यानी यहाँ पर राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। से सभी में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक मतलब जैसे आज का जो तंत्र है, आज का जो हमारे शासन व्यवस्था है, जिसमें हम खुद जनता जो है, हम खुद हमारे नेता को चुनते हैं। तो उस समय से जो जनपद थे, यानी कि टोटल 16 जनपद थे, 16 में से 4 में तो राजतंत्री शासन व्यवस्था थी। कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वस्त तथा अवंती। बाकी के जो रह गए 12, तो 12 के अंदर लोकतंत्री व्यवस्था थी, यानी कि वहाँ पर जो उनका राजा है, जो उनका सम्राट है, वो जनता द्वारा चुना जाता था। तो जो शक्तिशाली होता था उनको जनता राजा बनाती थी। अब हम इन 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे महाजनपद का हुए हैं। तो पहला है अंग। अब देखो, ये जनपद आज के जो वर्तमान जो भारत है, वो कहाँ पर स्थित है? ये महाजनपद, ठीक है। अगर अंग जनपद है वो कहाँ है? मगध कहाँ पर है? काशी कहाँ है? अवंती कहाँ है? तक्षशिला कहाँ है ना, इनके बारे में जानेंगे। उनकी राजधानी क्या थी? जैसे आज हम देखें तो हमारे पूरा भारत एक है, पूरे भारत में सारे राज्य एक है ना। तो पूरे भारत की राजधानी अगर हम दिल्ली कहें, ठीक है, अब फिर दिल्ली के अंदर दिल्ली है तो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय तो था कि अलग अलग जनपद थे, उन अलग अलग जनपदों की राजधानी भी अलग अलग होती थी, ठीक है। जैसे कि आज हम कहें कि हमारा, मान लो हमारा जयपुर है, एक जिला है, उस जिले की राजधानी उस जिले में अलग हो गई, है ना। तो इसी तरह से हमारे राज्य, मान लो हमारा राज्य राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अन्य कोई राज्य है जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो इस तरह से उनके राज्यों की राजधानी अलग अलग है। तो इसी तरह से जो महाजनपद काल थे, तो महाजनपद में जो भी जनपद हुए हैं, है ना, जो भी जनपद हैं, 16 महाजनपद है, उनकी राजधानी भी अलग अलग थी और वो कहाँ पर स्थित है उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला महाजनपद है अंग। वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में अवस्थित इस महाजनपद की राजधानी चंपागिरी थी। देखो, है ना। तो अंग कहाँ पर है वर्तमान में? अगर हम वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो यह बिहार में स्थित है। तो भागलपुर तथा मुंगेर जिले है, वहां पर ये स्थित है और इसकी राजधानी क्या थी? चंपागिरी,
है ना। तो अंग से आप चंपागिरी याद रखोगे कि चंपा ने अपने अंग पर चंपा ने अपने अंग को अच्छे से सजाया, इस तरह से आप याद रख सकते हो ना। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपागिरी। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था, तो मगध के पास में क्या थी? पड़ोसी राज्य। अगर हम भारत की स्थिति ये देखें तो ये जो है यहाँ पर बिहार है ना। बिहार के पास में क्या था? मगध था, यहाँ पर मगध है। तो इनकी स्थिति पास में थी। मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में मिला लिया। तो मगध के शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? तो उसने क्या किया? अंग को अपने राज्य में मिला लिया, जो कि मगध का शक्तिशाली राजा था बिंबिसार। उसने अंग को अपने राज्य में मिला लिया। हमने पढ़ा था कि जो भी महान जनपद थे वो क्या करते थे? छोटे मोटे जनपदों को, है ना, जो जो कम शक्तिशाली थे, है ना, उनको अपने राज्य में युद्ध करके मिला लेते थे। दूसरा है मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता उसमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो अभी मगध ने, देखो यहाँ मगध ने क्या किया? अंग को अपने अंदर मिला लिया था, ठीक है, युद्ध करके उसको अपने राज्य में मिला लिया। तो उनमें सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इस महाजनपद में वर्तमान बिहार राज्य के पटना व गया क्षेत्र आते हैं। तो इस मगध में कौन से क्षेत्र आते हैं वर्तमान में? बिहार राज्य के पटना और गया। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह अथवा गिरिवज्र थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। हर्यक वंश के शासकों बिंबिसार व अजातशत्रु ने इसकी वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। तो ये बिंबिसार कौन सा था? हर्यक वंश का जो शासक था। तो ये बिंबिसार हर्यक वंश का ही शासक है। यही बिंबिसार है जो यहाँ पर जिसने अंग को अपने राज्य में मिलाया था, यानी अपने जनपद में मिला लिया था। तो हर्यक वंश के शासकों बिंबिसार व अजातशत्रु ने इसकी वृद्धि के लिए अनेक प्रयास किए। बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश के अधीन भी इस राज्य की शक्ति और सीमा में विस्तृत हो गई। तो उसके बाद में बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद में जो है ना शिशुनाग वंश आए, है ना, फिर नंद वंश आए। तो इन्होंने भी उस राज्य की शक्ति का विस्तार किया। शीघ्र ही मगध उत्तरी भारत के राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। तो शीघ्र ही उत्तरी भारत में, ये उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर जो मगध जनपद है, मगध महाजनपद है, वो सबसे शक्तिशाली के रूप में उभर कर सामने आया। अगला है काशी। वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश तथा उसका सीमावर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी, बनारस, जो कि वाराणसी कहाँ पर है? बनारस में। तो वाराणसी इस महाजनपद की राजधानी थी। तो काशी की राजधानी कौन थी? वाराणसी, जो कहाँ पर है? बनारस के अंदर है। ये समृद्धशाली तथा साधन संपन्न राज्य था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की। किंतु अंततोगत्वा, यानी लास्ट में, अंत में कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। देखो कौशल का राजा कौन था? कंस। ये कंस वही है श्री कृष्ण के मामा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? कौशल के राजा कंस ने क्या किया, है ना, तो काशी को जीतकर अपने अंदर मिला लिया। तो ये उत्तर प्रदेश में है ना, तो ये वहीं का ही है। ये कंस वही है जो श्री कृष्ण के मामा जी थे, है ना। अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर इसे मगध का हिस्सा बना लिया। वस्त, अभी देखो मथुरा भी आएगी, सूरसेन, ठीक है, जिसकी राजधानी मथुरा आएगी, जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगला है वस्त। यह राज्य यमुना नदी के किनारे फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश थी। वस्तों का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था। अवंती के राजा ना चंद्रप्रद्योत ने वस्त राजा उदयन को परास्त किया था। तो इसकी राजधानी क्या थी? वस्त की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। अगला है कौशल। वर्तमान अवध फैजाबाद का क्षेत्र कौशल कहलाता था। तो रामायण कालीन कौशल की राजधानी अयोध्या थी। देखो कौशल नरेश, है ना, दशरथ पुत्र, ठीक है। तो ये रामायण के अंदर कौशल का जो है मतलब बार बार नाम लिया जाता था। यह वहाँ की वो राज्य था, तो कौशल राज्य। तो उसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। तो आज भी अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर अभी, है ना, मोदी जी ने वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये वो ही अयोध्या है जो उत्तर प्रदेश में है, जो श्री राम की जन्मभूमि रही है। बुद्ध काल के कौशल राज्य को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। तो बुद्ध काल के समय में कौशल जो राज्य थे उसको सरयू नदी है उसको 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल व दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी कितने भागों में बांटती? 2 भागों में, उत्तरी कौशल में और दक्षिणी कौशल में। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत यानी अयोध्या थी, तथा दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय कौशल का राज प्रसेनजीत था। तो कौशल का राजा कौन था? बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। अगला है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। आधुनिक ब्रज क्षेत्र कौन सा आता है? जो ये आगरा है ना, उत्तर प्रदेश का जो आगरा वाला जिला है, इसके बाद भरतपुर है ना, धौलपुर है। इधर का जो पूर्वी इलाका हो गया हमारा मतलब राजस्थान के पूर्वी इलाके की तरफ, और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है वो वाला क्षेत्र।
तो आधुनिक ब्रज ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा नगर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था। तो यमुना नदी के तट पर कौन बसा हुआ था? मथुरा नगर। महाभारत व पुराणों में इस नगर का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में हमें श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर यदु राजवंश, यदु या यादव वंश का शासन था। तो यहाँ पर किसका शासन था? यदु वंश का। यानी श्री कृष्ण कौन से वंश से थे? ये यदु वंश से ही थे। ठीक है, ये श्री कृष्ण यदु वंश से ही थे। तो यदु वंश का यहाँ पर क्या था? शासन था। पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध का समकालीन सूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। ये महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी, ये तो बहुत समय बाद में आए हैं ना। उससे पहले भी महाभारत है, रामायण है, ये तो बहुत समय पहले लिखी जा चुकी है। पांचाल आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में पांचालों का राज्य स्थित था। पांचाल पांडवों के समय पांचाल राज्य। ठीक है, महाभारत में अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो महाभारत में इन राज्यों का वर्णन मिलता है, जहाँ पर द्रौपदी है ना, पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी थी। ठीक है, जिसको पांचाली भी बोला जाता है, इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहते थे, क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में पांचालों का राज्य स्थित था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र जिसको बरेली उत्तर प्रदेश थी, तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल यानी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश थी। महाभारत में इस राज्य का वर्णन मिलता है। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। तो आया, द्रौपदी भी इसी राज्य की कन्या थी। अगला है कुरु। कुरु महाजनपद दिल्ली मेरठ के में स्थित था। तो देखो, कुरु का भी महाभारत में वर्णन हुआ है। हस्तिनापुर है, कुरु है, ये भी महाभारत कालीन क्षेत्रों के नाम हैं। तो जब हम महाभारत को देखते हैं तो इन क्षेत्रों के बारे में हमें पता चलता है कि वहां पर भी राजा थे, उसमें आपस में युद्ध होते थे। कुरु महाजनपद दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली मेरठ में क्षेत्र में स्थित है। कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। पहले कुरु एक जनतांत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में यह गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला है मत्स्य। यह वर्तमान राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो मत्स्य है, तो मत्स्य है, ये तो हमारे जयपुर में यानी राजस्थान में स्थित है। जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता है, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष यहीं पर बिताया था। अगला है चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी राज्य की सीमा का बोध होता है। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। तो चेदी का राजधानी कौन थी? शक्तिमती। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जो शिशुपाल था जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। अवंती पश्चिमी भारत में मालवा और मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख राज्य अवंती था। तो ये कहाँ था? पश्चिमी भारत के अंदर था। जो मालवा और मध्य प्रदेश का जो में स्थित ये प्रमुख राज्य अवंती था। ये राज्य भी दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जिसको आज उज्जैन कहते हैं, जहाँ पर जो है उज्जैन के अंदर है ना, जो कुंभ का मेला भरता है ना, तो ये उज्जैनी थी। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का राजा चंद्र प्रद्योधन था। अगला है गांधार। तो गांधार है तो पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र को गांधार महाजनपद कहा जाता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान उस समय हमारा राज्य का तो हिस्सा था, सॉरी हमारे देश का तो हिस्सा था। 1947 में तो ये अलग अलग हुए हैं, लेकिन उससे पहले तो तक्षशिला है, गांधार है, यानी पाकिस्तान का अधिकतर हिस्सा, पाकिस्तान पूरा का पूरा हमारे देश का हिस्सा था। तो इसलिए जो है पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र है वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता है, जो अपने समय में विद्या व व्यापार का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि वहाँ पर तक्षशिला एक जो है विश्वविद्यालय था। तो ये विद्या है, व्यापार है, इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक है ना पुष्कर सारित था। अगला है कंबोज। ये गांधार का निकटवर्ती प्रदेश था। तो कंबोज कहाँ पर था? ये भी गांधार यानी पाकिस्तान में था। इस राज्य की राजधानी हाटक या राजपुर थी। आरंभ में कंबोज में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, परंतु बाद में यह गणतंत्र शासन प्रणाली स्थापित हुई। अस्मक ये दक्षिण में गोदावरी नदी पर तट पर स्थित था। अब देखो, यही एक जनपद है जो दक्षिणी भारत में था, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। इसकी राजधानी पोटन या पोटली थी। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिणी भारत में स्थित था। तो ये अस्मक ही कहाँ है? ये दक्षिणी भारत के अंदर यहाँ पर स्थित था। बाकी के सारे जनपद कहाँ? उत्तरी भारत में मिलेंगे आपको, है ना। अगला है वज्जी। 16 महाजनपदों में जिन गणतांत्रिक राज्यों का उल्लेख मिलता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वज्जी था। ये मगध के उत्तर में स्थित था। ये 8 गणराज्यों का समूह था, जिसे वैशाली से के लक्ष्मी, मिथिला के विदेही तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। तो अब ये 8 गणराज्यों का क्या था? समूह था। तो वज्जी है जो 8 गणराज्यों का समूह था। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा महाजनपद है जो 8 राज्यों का समूह था, तो वो कौन सा आएगा? वज्जी, जिसकी राजधानी क्रमशः वैशाली, मिथिला व कुंडलग्राम थी।
मगध सम्राट अजातशत्रु ने वैशाली पर अधिकार कर इसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। अगला है मल। मल की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। चलो मल देखते हैं। मल वज्जिक के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्य मल था। यह महाजनपद गोरखपुर के निकट प्रदेश में स्थित था। मल राज्य के दो भाग थे। इन दोनों राज्यों की राजधानी क्रमशः कुशीनारा और पावा थी। तो मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा। अरे शक्तिमती तो शायद चेरी की थी, हमने चेदी पढ़ा था, तो चेदी की शक्तिमती थी। तो मल राज्य की क्या थी? कुशीनारा व पावा। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में किया था और कुशीनारा में उनका निर्माण हुआ था। उन्होंने अपने प्राण त्याग यानी उनको मोक्ष की प्राप्ति कुशीनारा में हुई थी। तो मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ खालिस्तान में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो हमने भी पहले लगाया था। तो जो है बौद्ध ग्रंथ जो है उसमें जो बौद्ध ग्रंथ का नाम है वो आगंतु निकाय है, जिसके अंदर 16 महाजनपदों की राजधानी मिलती है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये मथुरा थी, है ना। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो ये मगध था, जो सबसे शक्तिशाली था। महाजनपदों में केवल खालिस्तान महाजनपद की दक्षिणी भारत में था। तो अभी हमने पढ़ा अवंती जो है वो दक्षिणी भारत में स्थित था। अगला है राजस्थान के प्रमुख महाजनपद। तो यह राजस्थान के प्रमुख जनपद, तो राजस्थान में कौन कौन से जनपद हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। वैदिक सभ्यता के विकास में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। सिकंदर के अभियान से जर्जरित तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में उत्सुक मालव, शिवी तथा अर्जुनायन जातियां जो अपने साहस तथा शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, यहाँ बस गई। ये जातियां जनपद के रूप में व्यवस्थित हुई। यानी कि जब है ना सिकंदर ने हमारे यहाँ पर भारत में आक्रमण किया था, तो कुछ मालव जाति थी, कुछ शिवी जाति थी, कुछ अर्जुनायन जातियां थी, जो कि राजस्थान में आकर बस गई। वो अपने शौर्य साहस के लिए प्रसिद्ध भी थी, है ना। तो यही जनपद के रूप में जो आगे व्यवस्थित हुई। और उसमें पहला कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख जनपदों के अंदर पहला है जांगल जनपद, है ना। महाभारत काल में यह क्षेत्र कुरु जांगल तथा भद्र जांगल कहलाता था। इस क्षेत्र की राजधानी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर थी। जो वर्तमान में नागौर है उसको अहिछत्रपुर कहते थे, तो अहिछत्रपुर थी। प्राचीन काल में जांगल देश की सीमा में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर तथा जोधपुर जिले तक के क्षेत्र आते थे। तो जांगल देश में जो जांगल महाजनपद है, जो जांगल जनपद है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे प्राचीन काल में? बीकानेर, जो वर्तमान में बीकानेर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर जिले आते थे, है ना। महाभारत काल में जांगल देश के उत्तरी भाग में अयोध्या जाति का निवास करती थी। तो महाभारत का जो समय था, महाभारत काल का समय था, उस समय जांगल देश में योद्धे जाति निवास करती थी, जो युद्धजीवी होने के कारण योद्धे कहलाई। जो युद्ध करती थी, युद्ध के अंदर कौशल उनको था, है ना, उस वजह से वो योद्धे कहलाई। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलाधर बादशाह कहलाते थे। तो पूछा जाए जांगलाधर बादशाह कौन कहलाते थे? तो बीकानेर के राजा, क्योंकि वो जांगल देश के स्वामी थे। और जांगल देश में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर और जोधपुर आते हैं। पूछा जाए कि जांगल जो जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? तो अहिछत्रपुर, जो कि वर्तमान में नागौर में है। जो वर्तमान नागौर है उसको ही अहिछत्रपुर समय बोला जाता था। अगला है मत्स्य। मत्स्य जनपद आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिले के मध्यवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऋग्वेद में मत्स्यों का उल्लेख एक प्रमुख आर्य समूह के रूप में किया गया है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था और विराटनगर, वर्तमान बेराट, इसकी राजधानी थी। तो विराटनगर क्या थी? इसकी राजधानी, और जिसको वर्तमान में हम बेराट बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम विराट होते होते बेराट हो गया। विराटनगर से प्राप्त अशोककालीन अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ मौर्य काल ने दीर्घ काल तक शासन किया। तो अशोककालीन अभिलेख मिलता है जो बेराट की फाड़ियों से, बेराट से, है ना, ये विराटनगर से, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर मौर्य काल यानी अशोक ने भी यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया था। इस प्रकार ऋग्वेद काल से लेकर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक राजस्थान का मत्स्य महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीति एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। अगला है शूरसेन। जो सूरसेन यानी कि जो मथुरा जिसकी राजधानी थी, तो हमारे राजस्थान के भी कुछ हिस्से सूरसेन के अंतर्गत आते थे। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो देखो भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, ये हमारे राजस्थान में है। तो ये हिस्से जो है उस समय भी जो है महाजनपद जो था ये सूरसेन उसके अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। तो वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण है, भगवान है, उनका जो संबंध है वो भी इसी जनपद से था। अगला है सीवी। सीवी जो जनपद है
वो शिवपुर थी। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर थी। तथा राजा सुसी ने उसे अपना अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर। तथा राजा सुसी ने अन्य जातियों के साथ 10 युद्ध किया था, 10 राजाओं से उसने युद्ध किया था और उन्होंने उनको पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। तो ये कहाँ की थी? प्राचीन शिवपुर की जो पहचान है वो वर्तमान में पाकिस्तान में शोरकोट जो नामक स्थान है वहां से की जाती है कि शोरकोट नामक स्थान को ही शिवपुर कहा जाता होगा, है ना। तो कालांतर में जो पहले जो है दक्षिणी पंजाब की जो ये जाति शिवी है वो हमारे मेवाड़ क्षेत्र है, जो उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, वहां पर आकर ये निवास करने लगी। अब है इससे संबंधित प्रश्न है, जांगल क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? तो हमने जांगल क्षेत्र की राजधानी बाद में पढ़ा था, छत्रपुर थी, है ना। मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से आधुनिक जिले आते हैं? तो जो ये भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है, इनके क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते हैं। अगला है मगध साम्राज्य का उदय एवं विस्तार, कि मगध साम्राज्य का उदय कैसे और उसका विस्तार कैसे हुआ। तो अब अगला पॉइंट है मगध साम्राज्य का उदय विस्तार। तो मगध साम्राज्य का उदय और विस्तार के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वरना ये चैप्टर आपका वैसे ही बहुत बड़ा है और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखो मगध साम्राज्य के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर मगध साम्राज्य में कौन कौन से जो शासक आए थे, क्योंकि हमने पढ़ा है मगध साम्राज्य जो है एक महाजनपद रहा है और ये बहुत शक्तिशाली भी रहा है। तो शक्तिशाली होने का क्या कारण रहा? फिर इसी जनपद के अंतर्गत मौर्य वंश आया, जिसके अंदर सम्राट अशोक है, बिंबिसार है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनके बारे में हम जानकारी अच्छे से अगले वीडियो में लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में ही जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, या मुझे और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।